नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्मॉल क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज अपन लोग पढ़ने वाले हैं एग्रोनॉमी का लेक्चर नंबर 64, जिसमें मैं रोज के तरीके से आपसे 10 क्वेश्चन पूछूंगा। 10 क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी थ्योरी होगी मैं उसको भी बताऊंगा, और इसके साथ साथ इन 10 क्वेश्चन से रिलेटेड और भी जो क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी चीजों के बारे में आपको डिटेल में बताने वाला हूं। कहने का मतलब ये है कि ये 10 क्वेश्चन को पढ़ के कम से कम आपके 50 से लेके 60 क्वेश्चन तैयार होंगे। 50 से लेके 60 फैक्ट्स जो हैं वो तैयार होंगे। इनसे रिलेटेड जो भी चीजें आप लोगों ने पढ़ रखी हैं उनका एक कंप्लीट रिवीजन भी हो जाएगा। मैं पढ़ाना शुरू करूं उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग मेरा पेड कोर्स खरीदना चाहते हो जिसका नाम है अल्टीमेट एग्रीकल्चर कोर्स, तो इसको आप खरीद सकते हो मात्र 1,000 रुपए में इस क्यूआर कोड को स्कैन करके। इसको खरीद के आपको क्या क्या मिलने वाला है? इसको खरीदोगे तो आपको यहाँ पर जो सब्जेक्ट दिए गए हैं, इतने ढेर सारे सब्जेक्ट का बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक आपकी प्रिपरेशन कराई जाएगी। साथ में हर लेक्चर के आपके पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा जिससे कि आप बाद में इसको चलकर रिवीजन कर सकते हो। इसको पढ़ने के बाद आपको कोई भी वनडे एग्जाम जिसमें एग्रीकल्चर पूछा जाता है, चाहे वो किसी स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी हो या फिर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी हो, अगर उसमें एग्रीकल्चर पूछा जा रहा है और बीएससी एग्रीकल्चर डिग्री मांगी जा रही है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड उसमें क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपका लिए ये जो कोर्स होने वाला है ये बिल्कुल अल्टीमेट कोर्स होने वाला है। इसमें लगभग लगभग आपको 600 घंटे से ऊपर की क्लास पढ़ाई जाएगी, जो कि आपका पूरा 1 साल का कोर्स होने वाला है। इसको आप खरीद लीजिए, अच्छे तरीके से पढ़िए। ये मेरी गारंटी है कि इसको खरीद लेने के बाद आपको ना तो कोई और दूसरी किताब खरीदनी पड़ेगी और ना ही आपको कोई और नोट्स खरीदनी पड़ेगी। आपको कहीं और से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना मैं यहाँ पर पढ़ा दूंगा उतना मोर देन सफिशियंट होगा। तो अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके 1,000 रुपए का पेमेंट करके खरीद सकते हैं। और कोर्स से रिलेटेड अगर आपको और भी अधिक जानकारी चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9792977179 मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमारे पास मैसेज कर सकते हो या फिर कॉल कर सकते हो। आपको जो कोर्स से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है वो सभी आपको यहाँ पर जानकारी मिल जाएगी। कैसे परचेज करना है, परचेज करने के बाद क्या करना है, सभी चीजें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। चलिए अपने टॉपिक पर वापस आते हैं, देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ अजोला इन एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर में अजोला का क्या काम होता है, आपसे यही पूछा जा रहा है। अजोला का काम क्या होता है? खरपतवार को कंट्रोल करना, या फिर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना, या फिर कीट का प्रबंधन करना, या फिर मिट्टी का वतन करना, यानी कि सॉइल के अंदर एयरेशन को बढ़ाना। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा? तो एजोला का जो काम होता है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम होता है। हमारा जो राइस की फील्ड होती है, राइस की फील्ड में एजोला का उपयोग किया जाता है। एजोला जो होता है एक तरीके का एक्वेटिक फर्न होता है, शैवाल होता है, जो कि एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को सिम्बायोसिस करता है एनाबिनो एजोली के साथ। ठीक, एनाबिनो एजोली इसका नाम होता है। इसी से सिम्बायोसिस कर लेता है एनवायरमेंट के नाइट्रोजन को और इसको फिर अपने में मिला लेता है, बाद में ये पौधों को प्राप्त हो जाता है। एनाबिनो एजोली जो होता है एक तरीके का ब्लू ग्रीन एल्गी होता है जो रिड्यूस करता है एजोलास एक्टिविटीज इन नाइट्रोजन फिक्सेशन में। अजोला जो होता है ये यूज होता है एज ए बायो फर्टिलाइजर राइस राइस पैडीज टू एनरिच सॉइल नाइट्रोजन। सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की बढ़ोतरी करने के लिए जो हमारे धान के पौधे होते हैं वहां पर इसको बायो फर्टिलाइजर के तरीके से यूज किया जाता है। इट कैन फिक्स 2 to 3 किलोग्राम नाइट्रोजन पर हेक्टेयर पर डे रिड्यूसिंग फर्टिलाइजर नीड। ये लगभग लगभग 2 से 3 किलोग्राम जो नाइट्रोजन होता है वो पर डे पर हेक्टेयर खेत में डालता रहता है। ऐसा समझो कि आपने 2 से 3 किलोग्राम नाइट्रोजन जो आप खेत में डाल रहे हो रोज, उसी तरीके का काम ये अजोला करता है। कहने का मतलब हमारे पौधों को 2 से 3 किलोग्राम नाइट्रोजन पर हेक्टेयर पर डे मिलता रहता है। अजोला आल्सो सप्रेस वीड इन फ्लड फील्ड बाय फॉर्मिंग ए डेंस मैट। ध्यान से समझना, जब हम अजोला को अपने फील्ड में लगाते हैं तो ये जो अजोला होता है ये हमारा जो खेत होता है, खेत में पानी भरा होता है तो उस पानी के ऊपर एक मैट बन जाती है, मतलब काई की एक शैवाल की एक चादर बन जाती है, हरी हरी सी चादर बन जाती है। और जब ये चादर बन जाती है तो इसके नीचे से जो खरपतवार उगने वाले होते हैं वो उग नहीं पाते हैं। तो एक तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम तो कर ही रहा है, इसके साथ साथ खरपतवार को भी रोकने का काम कर रहा है। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको था मिला था वीड कंट्रोल करने का, तो आपका वीड कंट्रोल करने का जो काम है ये भी आपका हो सकता है, ये ऑप्शन भी आपका सही हो जाए। लेकिन मेन रोल इसका क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन का होता है। अगला क्वेश्चन है,
व्हिच क्रॉप आर टिपिकली ग्रोन यूजिंग एरोपोनिक्स। एरोपोनिक्स की मदद से किसकी खेती करी जाती है? राइस की और व्हीट की, सिट्रस या ओलिव की, कॉटन और सोयाबीन की, पोटैटो और शुगर केन की। इनमें से किसकी खेती एरोपोनिक्स की मदद से करी जाती है? तो एरोपोनिक्स की मदद से सिट्रस और ओलिव की क्रॉप की जो होती है ये कल्टीवेशन करी जाती है। एरोपोनिक्स इज ए सिस्टम ऑफ ग्रोइंग प्लांट विथ देयर रूट सप्लाइड विथ मॉइस्चर इन द एयर लाइक सिट्रस एंड ओलिव। इसको क्या कहते हैं? हवा में खेती करना। हवा में खेती करना, बिना मिट्टी की खेती करना। एक तो हाइड्रोपोनिक्स होता है जिसमें जल में खेती किया जाता है, एक होता है एरोपोनिक्स। एरोपोनिक्स में क्या होता है कि जो पौधे की जड़ें होती हैं ये बिल्कुल ऐसे एनवायरनमेंट में ऐसे ऐसे तैरती रहती हैं, उसको एक थोड़ा सा सपोर्ट दे दिया जाता है, और इसकी जो जड़ें होती हैं वहां पर मॉइस्चर के फॉर्म में सभी न्यूट्रिएंट दिए जाते हैं। जो पानी होगा उसको मॉइस्चर के फॉर्म में दिया जाता है पौधे को, और पौधा उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा, और उसी मॉइस्चर में जितने इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट पौधे को चाहिए वो सभी चीजें उसी में मिल जाती हैं। तो ये एरोपोनिक्स की मदद से खेती करी जाती है। जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो एरोपोनिक्स की मदद से खेती करते हैं। It involves it involves mist the root with nutrient-rich water, eliminating the need for soil। soil की जो नीड होती है, soil की नीड क्यों होती है? क्योंकि soil से ही पौधे जो होते हैं अपना न्यूट्रिएंट लेते हैं और वाटर लेते हैं। लेकिन जब ये न्यूट्रिएंट और वाटर की जो सप्लाई होती है ये मिस्ट के फॉर्म में मिलने लगे, फॉग के फॉर्म में मिलने लगे, मॉइस्चर के फॉर्म में, तो फिर पौधे को एयर की पौधे को फिर सॉइल की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे हवा में लटका रहेगा पौधा और इसको सपोर्ट दिया रहेगा, क्योंकि हवा में तो इसे लटकेगा नहीं, तो इसको सपोर्ट दे देते हैं। और यहाँ पर इसकी जो जड़ें हैं, जड़ों के पास में हमेशा एक धुआं सा निकलता रहता है जो कि पानी का एक मिस्ट होता है, और इसी पानी के मिस्ट में ढेर सारे न्यूट्रिएंट पड़े रहते हैं जो कि डायरेक्ट इसके रूट के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो पानी भी मिल जाता है पौधे को और उसके साथ साथ न्यूट्रिएंट भी मिल जाता है। एरोपोनिक्स अलाउ फॉर फास्टर ग्रोथ एंड एफिशिएंट न्यूट्रिएंट अपटेक। इसमें न्यूट्रिएंट का अपटेक बहुत अच्छे तरीके से हो पाता है और क्रॉप जो होती है बहुत तेजी से ग्रो करती है। इट इज ऑफ्टन यूज टू कंट्रोल एनवायरमेंट लाइक ग्रीन हाउस। इसको जो यूज किया जाता है ये कंट्रोल एनवायरमेंट में ग्रो किया जाता है। एरोपोनिक्स की जो खेती होती है वो ग्रीन हाउस में करी जाती है। बोले तो एकदम बिल्कुल कंट्रोल एनवायरमेंटल कंडीशन में रख के ही हम एरोपोनिक्स कर सकते हैं। दिस मेथड रिड्यूस वाटर यूजेस कंपेयर टू द ट्रेडिशनल फार्मिंग। ट्रेडिशनल फार्मिंग में जितना पानी लगता है उसकी अपेक्षा अगर हम एरोपोनिक्स करते हैं तो इसमें बहुत ही ज्यादा कम पानी लगेगा। बोले तो मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर कैन बी यूज विद द हेल्प ऑफ एरोपोनिक्स फॉर ग्रोइंग क्रॉप इन अ फास्टर वे। व्हाट इज द नाइट्रोजन कंटेन इन अनहाइड्रस अमोनिया। आज जो मैंने लेक्चर आप लोगों को पढ़ा रखा है, शाम को आपको वीडियो शायद देखने को मिल जाए, आईबीपीएस एफओ की जो सीरीज चल रही है मेरा यूट्यूब पर, उसमें मैंने आज ही बताया था कि एनहाइड्रस अमोनिया में कितना परसेंट नाइट्रोजन होता है। तो 50%, 82%, 80% या 60%। तो एनहाइड्रस जो अमोनिया होता है इसके अंदर 82% के आसपास नाइट्रोजन पाया जाता है। एनहाइड्रस अमोनिया हैज द हाईएस्ट नाइट्रोजन कंटेंट एमंग फर्टिलाइजर। दुनिया भर के जितने भी नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइजर हैं उसमें सबसे ज्यादा नाइट्रोजन किसके अंदर पाया जाता है? एनहाइड्रस अमोनिया के अंदर पाया जाता है। लगभग 82% नाइट्रोजन इसके अंदर होता है। ये होता है एक ड्राई हाईली एसिडिक होता है, सूखा होता है, और इसका जो इक्विवेलेंट एसिडिटी होती है वो होती है 148 इक्विवेलेंट एसिडिटी होती है। एनहाइड्रस अमोनिया इज यूज एज एसिड फॉर्मिंग फर्टिलाइजर। एनहाइड्रस जो अमोनिया होता है ये एक तरीके का एसिड फॉर्मिंग फर्टिलाइजर के तरीके से यूज किया जाता है। इट अप्लाई डायरेक्टली टू द सॉइल टू प्रोवाइड नाइट्रोजन। इसको लगभग 10 से लेके 20 सेंटीमीटर नीचे, जमीन के 10 से 20 सेंटीमीटर नीचे डालते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, वोलेटाइल होता है। बोले तो ये बहुत ही तेजी से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको अगर मिट्टी में मिलाना है तो मिट्टी की जो परत होती है उसमें कम से कम 8 से 10 सेंटीमीटर गहरे में इसको डालना पड़ता है। प्रॉपर हैंडलिंग इज रिक्वायर्ड ड्यू टू इट्स गैसियस नेचर। यही मैंने बोला कि प्रॉपर इसकी हैंडलिंग करनी जरूरी होती है, क्योंकि ये टॉक्सिक होता है और गैसियस नेचर का होता है, जल्दी ही गैस बनने लगता है। इसका जो क्रिस्टल होता है ये जो सूखा सूखा, ये क्या होता है बहुत ही तेजी से गैस में कन्वर्ट होने लगता है, इसलिए इसको मिट्टी में 10 से 20 सेंटीमीटर गहरे में इसको डालते हैं।
व्हाट इज द प्रिंसिपल What is the principal soil forming mineral mentioned? Soil forming mineral principal कौन सा होता है? फेल्सपार, माइका, क्वार्टज, लाइमस्टोन, जिप्सम, कैल्साइट, सिल्ट, सैंड, सिल्ट एंड क्ले, सल्फर, आयरन एंड मैग्नीशियम। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो सॉइल फॉर्मिंग मिनरल होते हैं? प्राइमरी सॉइल फॉर्मिंग मिनरल कौन कौन से हैं इसमें? तो आपका जो प्राइमरी सॉइल फॉर्मिंग मिनरल्स है वो फेल्सपार, माइका और क्वार्टज, ये तीन मिनरल ऐसे हैं जिनसे ज्यादातर मिट्टी बनी होती है। Alumina silicate like feldspar, माइका या क्वार्टेज आर द मोस्ट कॉमन सॉइल फॉर्मिंग मिनरल। सॉइल के फॉर्मेशन में ये जो तीन मिनरल होते हैं फेल्सपार, माइका और क्वार्टेज, जिनको हम क्या बोलते हैं? एल्यूमिनियम सिलिकेट लाइक फेल्सपार होते हैं। दीज मिनरल्स ब्रेक डाउन थ्रो वेदरिंग टू फॉर्म सॉइल पार्टिकल। सॉइल पार्टिकल बनाने के लिए जब इन मिनरल्स की वेदरिंग होती है तो वेदरिंग के बाद इनकी जो ये है मिट्टी बनाते हैं। फेल्सपार कंट्रीब्यूट टू क्ले फॉर्मेशन, व्हाइट क्वार्ट्ज एड सैंड। जो क्वार्टर्स होता है या क्वार्ट्ज क्या बनाता है? ये आगे चलकर सैंड बनाता है। और ये जो फेल्सपार होता है ये आपका क्ले बनाता है। मिट्टी में जो क्ले होता है, सैंड, सिल्ट और क्ले जो होता है, तो क्ले तो फेल्सपार से बनता है, क्वार्ट्ज से क्या बनता है? आपका सैंड बनता है। माइका जो क्या करता है? माइका रिलीज करता है पोटेशियम, जो कि इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट होता है। माइका से क्या मिलता है आपको? K4 पोटेशियम मिल जाता है। इसके साथ साथ दीज मिनरल्स डिटरमाइन सॉइल टेक्सचर एंड फर्टिलिटी। ये जो मिनरल होते हैं ये सॉइल के टेक्सचर को भी बनाते हैं और सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको भी इम्प्रूव करने का काम करते हैं। अगला है व्हाट इज एल्जिलेशन और आर्जिलेशन। व्हाट इज आर्जिलेशन? आर्गिलेशन इन सॉइल साइंस। मिट्टी विज्ञान में आर्गिलेशन क्या होता है? इसको आर्गिलेशन बोलते हैं। आर्गिलेशन होता क्या है? नाइट्रोजन फिक्सिंग प्रोसेस होता है, या माइग्रेशन ऑफ क्ले पार्टिकल, या फिर सॉइल एरेशन प्रोसेस, या फिर वाटर रिटेंशन इन सॉइल। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि सॉइल साइंस में आर्गिलेशन को बताता है? तो आर्गिलेशन का सीधा सीधा मतलब होता है माइग्रेशन ऑफ क्ले पार्टिकल्स। आर्गिलेशन इज द प्रोसेस वेयर डिस्प्लेड क्ले पार्टिकल माइग्रेट फ्रॉम अपर टू लोअर सॉइल होराइजन। मिट्टी में जो सॉइल प्रोफाइल होती है इसमें सॉइल प्रोफाइल ऊपर से लेके नीचे की तरफ जब क्ले पार्टिकल माइग्रेट करने लगते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आर्गिल आर्गिलेशन बोलते हैं। दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए टेक्सचरल होराइजन इन द सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल में जो टेक्सचरल होराइजन होता है वो आर्गिलेशन की वजह से ही होता है। आर्गिलेशन एक के प्रोसेस होता है जिससे कि एक क्ले रिच सबसॉइल तैयार होती है। सबसॉइल कहने का क्या मतलब है? सबसॉइल का मतलब होता है जो मिट्टी काफी जमीन के अंदर पाई जाती है, मिट्टी नीचे पाई जाती है। ये नीचे नीचे पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? सब सॉइल जो होता है ये सब जो सॉइल होता है, आपने सब सॉइलिंग नाम सुना होगा, तो सब सॉइलिंग में इसे सब सॉइल को ही तोड़ा जाता है, इसी की टिलेज होती है। तो क्योंकि जो टिलेज है वो धीरे धीरे क्या कर रहा है? माइग्रेट कर रहा है नीचे की तरफ। तो धीरे धीरे जैसे ही नीचे की तरफ जाएगा तो वो सब सॉइल बना लेता है और सब सॉइल में जाकर ये क्ले इकट्ठा होता रहता है। इसीलिए वहां पर जो क्ले की मात्रा है वो काफी ज्यादा रिच हो जाती है। तो रिच क्ले सब सॉइलिंग वहां पर देखने को मिलता है। इट अफेक्ट सॉइल स्ट्रक्चर, वाटर मूवमेंट एंड न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी। जो न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी होती है या वाटर का मूवमेंट होता है और सॉइल का जो स्ट्रक्चर होता है, ये तीनों चीजें आर्गिलेशन से अफेक्टेड होती हैं। आर्गिलेशन इज द मोस्ट प्रोनाउंस्ड इन ह्यूमिड रीजन विथ हाई रेनफॉल। जहां पर ज्यादा रेनफॉल होता है, जो ह्यूमिड रीजन होता है, वहां पर आर्गिलेशन ज्यादा मात्रा में होता है। व्हाट डज एग्रोनॉमिक इफिशियंसी मेजर्स? एग्रोनॉमिक इफिशियंसी है, इसका क्या मतलब होता है? कृषि दक्षता क्या मापती है? वाटर यूज्ड बाय क्रॉप, क्रॉप यील्ड पर यूनिट न्यूट्रिएंट इनपुट, सॉइल पीएच चेंज, या फिर वीड ग्रोथ रेट। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, क्रॉप यील्ड पर यूनिट न्यूट्रिएंट इनपुट। तो क्रॉप जो यील्ड होती है पर यूनिट न्यूट्रिएंट इनपुट को, इसी को हम क्या बोलते हैं? एग्रोनॉमिक इफिशियंसी। एग्रोनॉमिक इफिशियंसी मेजर द measure the unit of measures the unit of crop produced per unit of nutrient input। मतलब अगर एक यूनिट न्यूट्रिएंट हम ऐड कर रहे हैं हमारी मिट्टी में तो उसकी एवज में हमको कितना क्रॉप प्रोडक्शन मिल रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं? एग्रोनॉमिक इफिशियंसी बोलते हैं। ये हेल्प करता है एलिविएट करने में
इफेक्टिवनेस ऑफ फर्टिलाइजर फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन में जो हम फर्टिलाइजर यूज करते हैं उसका हम इफेक्टिवली यूज कर पाए, कम से कम फर्टिलाइजर में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन ले पाए, तो उसके लिए एग्रोनॉमिक जो एफिशिएंसी होती है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हायर इकोनॉमिक एफिशिएंसी इंडिकेट बेटर न्यूट्रिएंट यूज्ड बाय क्रॉप, यानी कि अगर हायर इकोनॉमिक एफिशिएंसी है तो इसका मतलब ये है कि जो भी हम फर्टिलाइजर डाल रहे हैं उसमें से ज्यादातर जो न्यूट्रिएंट है वो पौधे आसानी से अपने अंदर यूज कर पा रहे हैं। इट इज ए की मेट्रिक फॉर सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस। सस्टेनेबल अगर हमको फार्मिंग करनी है तो हमारा जो एग्रोनॉमिक इफिशियंसी है इसको हमको बढ़ाना ही पड़ेगा। जितना ही एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस को हम एग्रोनॉमिक इफिशियंसी को बढ़ाएंगे उतना ही हमारा जो सस्टेनेबल फार्मिंग है वो बढ़ता जाएगा। फार्मर यूज इट्स टू ऑप्टिमाइज फर्टिलाइजर एप्लीकेशन एंड रिड्यूस वेस्टेज। फार्मर इसका जो उपयोग है उसको इस तरीके से करते हैं कि जिससे उनका जो फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन है उसको हम ऑप्टिमाइज कर पाए, ज्यादा से ज्यादा फर्टिलाइजर का हम अच्छे से यूज कर पाए। कहने का मतलब ये है कि कम से कम फर्टिलाइजर का यूज करेंगे और ज्यादा से ज्यादा उसकी इफिशियंसी को बढ़ाने का काम करेंगे। ये कब होता है? ये होता है जब हम एग्रोनॉमिक इफिशियंसी को मेजर करते हैं और एग्रोनॉमिक इफिशियंसी को आगे इम्प्रूव करने का प्रयास करते हैं। अगला है, व्हाट इज एन एंटीडोट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड का एंटीडोट किसको कहा जाता है? कीटनाशकों के संदर्भ में एक प्रतिकार क्या है? ए केमिकल टू एनहांस पेस्टिसाइड इफेक्ट, ए केमिकल टू प्रिवेंट हार्मफुल पेस्टिसाइड इफेक्ट ऑन ह्यूमन, ए फर्टिलाइजर टू इम्प्रूव क्रॉप ग्रोथ, ए हेर्बिसाइड फॉर वीड ग्रोथ। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो बताता है एंटीडोट इज एन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पेस्टिसाइड? पेस्टिसाइड के कॉन्टेक्स्ट में एक एंटीडोट कौन सा होता है? तो आपका जो ऑप्शन है, एक ऐसा केमिकल जो कि प्रिवेंट करता है हार्मफुल पेस्टिसाइड इफेक्ट को ह्यूमन में, यानी कि ह्यूमन को, ध्यान से समझना, कोई भी ऐसा पेस्टिसाइड है जो कि हमारे जो कीट हैं, कीट पतंग हैं, अगर उनके लिए ये हार्मफुल है तो थोड़ा ही सही लेकिन ये हमारे ह्यूमन बीइंग के लिए भी, हम लोगों के लिए भी ये हार्मफुल होता है। तो एक ऐसा केमिकल जो कि इस हर्बिसाइड के हार्मफुल इफेक्ट को कम करता है आदमी के लिए, बोले तो ये जब पेस्टिसाइड आदमी के संपर्क में आएगा, बोले आदमी खा लेगा या इसके कांटेक्ट में आ जाएगा तो आदमियों को इससे कम नुकसान होगा। ऐसा केमिकल क्या कहलाता है? ऐसा केमिकल एक एंटीडोट का काम करता है। तो एंटीडोट इज ए केमिकल अप्लाइड टू प्रिवेंट द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ए स्पेसिफिक पेस्टिसाइड ऑन ह्यूमन। कोई एक स्पेसिफिक पेस्टिसाइड है वो ह्यूमन बीइंग पर ज्यादा इफेक्ट न डाल पाए, इसके लिए केमिकल का यूज किया जाता है जिसको एंटीडोट कहा जाता है। इट इज यूज इन केस ऑफ पेस्टिसाइड पॉइजनिंग टू रिड्यूस टॉक्सिसिटी। जब कई बार पॉइजनिंग हो जाती है पेस्टिसाइड की तो उसकी टॉक्सिसिटी को रिड्यूस करने के लिए आदमी पता चले कि वो वो पेस्टिसाइड यूज कर लिया या उस पेस्टिसाइड की वजह से पॉइजनिंग हो गई किसी आदमी में, तो वो आदमी मर न जाए या बहुत ज्यादा बीमार ना हो जाए, इसके लिए इस एंटीडोट का इस्तेमाल किया जाता है। एंटीडोट आर स्पेसिफिक टू सर्टेन पेस्टिसाइड एंड देयर मोड ऑफ एक्शन। ये कैसे होते हैं? स्पेसिफिक होते हैं, हर पेस्टिसाइड के लिए अलग अलग होते हैं और इनका मोड ऑफ एक्शन भी अलग अलग तरीके का होता है। दे आर क्रूशियल इन एग्रीकल्चर सेफ्टी एंड इमरजेंसी मेडिकल पर्पज। ये बहुत ज्यादा क्रूशियल होते हैं एग्रीकल्चरल सेफ्टी के लिए कि हम अगर पेस्टिसाइड डाल रहे हैं तो प्रॉपर सेफ्टी के लिए हमारे पास ये होना चाहिए, और इसके साथ साथ इमरजेंसी मेडिसिन के रूप में भी हमारे पास ये होना चाहिए। पता चले कि अगर किसी भी तरीके से किसी आदमी को पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते समय एलर्जी हो गई या उसको कोई हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिल रहा है तो इन सभी चीजों को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है इस एंटीडोट से। प्रॉपर ट्रेनिंग ऑन एंटीडोट यूज इज इसेंशियल फॉर द फार्मर वर्क। जो खेत में काम कर रहे हैं फार्म वर्कर जो हैं उनके लिए इस एंटीडोट का अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग दिया जाना भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगला है ब्लाइंड कल्टीवेशन क्या होता है? ब्लाइंड कल्टीवेशन, ये टिलेज जब मैं पढ़ा रहा था, मेरा जो पेड कोर्स है उसमें मैं ब्लाइंड टिलेज के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताया है, क्योंकि टिलेज बहुत तरीके का होता है तो उसको मैंने बहुत डिटेल में वहां समझाया है। प्राइमरी टिलेज क्या होता है, सेकेंडरी टिलेज क्या होता है, कन्वेंशनल टिलेज क्या होता है, एडवांस टिलेज क्या होता है, एडवांस टिलेज में कौन कौन से और मेथड होते हैं, प्राइमरी टिलेज क्या होता है, मिनिमम टिलेज क्या होता है, ये सभी चीजें मैंने आप लोगों को पेड कोर्स में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रखा है।
फिलहाल ब्लाइंड टिलेज के बारे में समझते हैं। तो ब्लाइंड टिलेज एग्रोनॉमी में, एग्रीकल्चर में होता क्या है? कल्टीवेशन आफ्टर क्रॉप इमर्जेंस, कल्टीवेशन बिफोर क्रॉप इमर्ज, कल्टीवेशन ड्यूरिंग फ्लावरिंग, कल्टीवेशन आफ्टर हार्वेस्ट। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कल्टीवेशन बिफोर क्रॉप इमरजेंस, यानी कि क्रॉप की इमरजेंस से पहले जो हम टिलेज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ब्लाइंड टिलेज या फिर ब्लाइंड कल्टीवेशन। ध्यान से समझना, हमने क्या कर दिया, हमने सोइंग कर दी। तो सोइंग कब करेंगे? टिलेज करने के बाद करते हैं। टिलेज किया, टिलेज के बाद सोइंग हुई, और सोइंग के बाद रेनफॉल हो गया मान लो। अब बरसात हो गई तो क्या हो गया? एक हार्ड हार्ड सॉयल सरफेस बन गई। क्या हो गया? हार्ड सॉयल सरफेस बन गई, जिसने क्या कर दिया? प्रिवेंट कर दिया सीड के जर्मिनेशन को। अब क्योंकि जर्मिनेशन हमारा प्रिवेंट हो गया है, क्यों क्यों प्रिवेंट हो गया है? क्योंकि हार्ड सॉइल की सरफेस बन गई है। तो इसको हम तोड़ेंगे, तो इसको तोड़ने के लिए हम क्या करेंगे? फिर से एक बार हल्की सी टिलेज करेंगे, लगभग 2 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर गहराई पर हल्की टिलेज करते हैं, बहुत ज्यादा गहरी नहीं करते हैं, जिससे कि ऊपर की जो हार्ड पेन बन गई है बरसात के बाद, वो टूट जाए। और जब ये टूट जाएगा तो नीचे से जो हमारा सीड जर्मिनेट हो रहा था वो अच्छे से जर्मिनेट हो पाएगा। नहीं तो वो जब ऊपर उसको, जैसे मान लो सीड यहाँ से जर्मिनेट होना स्टार्ट हुआ, अब यहाँ पे मिट्टी की टाइट परत मिल गई, बोले तो हार्ड परत इधर मिल गई, तो यहाँ से जर्मिनेट करके ऊपर तो आ ही नहीं पाएगा। तो इसी को तोड़ देते हैं जिससे जर्मिनेशन आसानी से हो पाए। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? ब्लाइंड कल्टीवेशन बोलते हैं। इसको सोइंग के बाद करते हैं और सीड जर्मिनेशन से पहले करते हैं। ठीक, यहाँ पर देखो, सोइंग के बाद और सीड जर्मिनेशन से पहले करते हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं? कल्टीवेशन बिफोर क्रॉप इमरजेंस। ब्लाइंड टिलेज इज डन बिफोर द क्रॉप इमरजेंस, स्पेशली इन पोटैटो एंड शुगर कैन। इट इज प्राइमरी प्रैक्टिस फॉर अर्ली वीड कंट्रोल इन द फील्ड। इसको वीड कंट्रोल करने के लिए भी किया जाता है, क्योंकि जो आपका आलू है वो लगभग 20 दिन के आसपास में निकल के आएगा, खेत से बाहर निकलेगा, 15-20 दिन लग जाता है। जो अपना गन्ना है ये लगभग 30 दिन लग जाता है इसको जर्मिनेट होने में। तो 30 दिन के अंदर अंदर हमारे खेत में ढेर सारे खरपतवार ना हो जाए, इसके लिए हम ब्लाइंड टिलेज करते हैं। ब्लाइंड कल्टीवेशन हेल्प रिड्यूस कंपैक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट एंड वाटर। न्यूट्रिएंट और कंपटीशन जो होता है, इसके लिए भी, इसको रिड्यूस करने के लिए भी किया जाता है। इट इज डन यूजिंग शैलो टिलेज टू अवॉइड डैमेज ऑफ क्रॉप सीड। क्रॉप सीड डैमेज ना हो इसके लिए हम शैलो टिलेज करते हैं। बोले तो 2 से 3 सेंटीमीटर गहरे ही जुताई करते हैं, बहुत ज्यादा गहरे जुताई इसके लिए नहीं करते हैं। दिस प्रैक्टिस इंप्रूव क्रॉप स्टेब्लिशमेंट एंड अर्ली ग्रोथ। ये अर्ली ग्रोथ को बहुत अच्छे तरीके से करता है और क्रॉप स्टेब्लिशमेंट बहुत अच्छे तरीके से हो पाती है। व्हाट इज द बायोस्टैटिक इफेक्ट ऑफ पेस्टिसाइड यूज? बायोस्टैटिक इफेक्ट ऑफ पेस्टिसाइड यूज क्या होता है? कीटनाशक उपयोग में बायोस्टैटिक प्रभाव क्या है? बढ़ा हुआ सूक्ष्म जीव अपघटन, या कम हुआ सूक्ष्म जीव अपघटन, या फिर बढ़ा हुआ कीटनाशक अवशेष, या फिर कम हुआ खरपतवार विकास। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो आपका बायोस्टैटिक इफेक्ट होता है पेस्टिसाइड यूज में? तो ये क्या करता है? रिड्यूस करता है माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन को। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनकी जनसंख्या कम हो जाती है जब हम क्या करते हैं? पेस्टिसाइड का यूज करते हैं। अब क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की संख्या कम हो गई है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिकम्पोजिशन कर रहे थे वो भी घट जाएगा, तो इसीलिए रिड्यूस हो जाता है माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन। Biostatic effect refers to the reduced microbial decomposition of a pesticide in the presence of an extender chemicals. Boron is a biostatic agent to a herbicide to 4D, showing its breakdown. This effect extends the pesticide presence in the soil. Biostatic agent helps to maintain the efficiency of pesticide over time. ये पेस्टिसाइड की इफिशियंसी को काफी लंबे समय तक बनाए रखते हैं। कहने का मतलब, खेत में हमने बोरान डाल दिया और 2,4-D डाल दिया, तो 2,4-D जो है ये काफी दिनों तक खेत में पड़ा रहेगा और काफी दिनों तक जो खरपतवार है उनको नष्ट करता रहेगा। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर मैनेजिंग पेस्टिसाइड डिग्रेडेशन इन सॉइल। सॉइल में पेस्टिसाइड का डिग्रेडेशन जल्दी ना हो और पेस्टिसाइड देर तक समय तक प्रभावी रहे, इसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। आगे है, व्हाट डज द बाउल यूनिट प्रेजेंट। बोले तो बाउल यूनिट जो होता है वो किसको दर्शाता है? बाउल इकाई जो है वो किसको दर्शाती है? सॉइल मॉइस्चर कंटेंट को,
या फिर न्यूट्रिएंट अमाउंट ऑफ 50% मैक्सिमम यील्ड, इसको, या फिर वीड डेंसिटी इन द फील्ड, या फिर लाइट इंटेंसिटी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो आपको जो बाउल होता है वो बताता है न्यूट्रिएंट अमाउंट फॉर 50% मैक्सिमम यील्ड, 50% अधिकतम पैदावार के लिए पोषक तत्व की जो मात्रा होती है वो बाउल यूनिट में प्रेजेंट करी जाती है। बाउल यूनिट रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट एसोसिएटेड विथ 50% of the maximum possible yield. It is used to determine nutrient requirement for optimal crop growth. Bowl unit help to calculating fertilizer doses for effective production. It is a key concept in nutrient management and agronomy. Farmer use this to avoid over or under fertilizer. ध्यान से समझना, ये जो बाउल यूनिट होता है इसका उपयोग हम करते हैं कि किस तरीके से हम 50% तक अपनी यील्ड को बढ़ा पाएं। और ये एक काम और करता है, इससे हम समझ पाते हैं कि हम कितने मात्रा में अपने खेत के अंदर फर्टिलाइजर डालें जिससे कि हम मैक्सिमम यील्ड पर पहुंच पाएं, और ना ही फर्टिलाइजर हम ज्यादा अपने खेत में डालें और ना ही कम डालें। तो ये जो बाउल यूनिट होता है ये इस चीज को डिटरमाइन करने में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के चैनल को शेयर करिए। इसके साथ साथ आपके जो भी सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। यहाँ पर जो एक वीडियो दिख रही होगी इसको आप देख के हमारा जो अल्टीमेट एग्रीकल्चर का बैच है इसको आप खरीद सकते हो, अल्टीमेट एग्रीकल्चर कोर्स का। इसमें आप 1000 रुपए में आपको बिल्कुल डिटेल में शुरू से लेकर एडवांस लेवल तक बिल्कुल पढ़ाया जाएगा। साथ में आपको यहाँ पर एक प्लेलिस्ट दिख रही होगी, इस प्लेलिस्ट को भी आप देख के अपना नॉलेज जो है वो बढ़ा सकते हैं। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।